गुरोः शेषः शिवोक्षिष्टं जलमन्नादिनिर्मितं शिष्याणां शिवभक्तानां ग्राह्यं भोज्यं भवेद्विजाः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ मूल नक्षत्र के बारे में, जहाँ विशेषतया हम मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों के बारे में जानेंगे कि अगर चंद्रमा उसकी कुंडली में मूल नक्षत्र में बैठे हैं तो उसका प्रतिफल उस जातक को कैसा मिलता है। अगर आप मूल नक्षत्र के नहीं हैं और आप अपने जन्म नक्षत्र को जानते हैं तो मूल नक्षत्र से पूर्व के जितने भी 18 नक्षत्र हैं उसके ऊपर मैंने कार्यक्रम बहुत ही विस्तार से बनाया है और वो आपको कार्यक्रम मेरा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में नक्षत्रफल नाम के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक एक करके आप अगर गिन लेंगे तो अश्विनी से लेकर के मैंने मूल नक्षत्र से पहले तक के जितने भी नक्षत्र हैं सबके बारे में चर्चा कर रखी है। आइए बात करते हैं। मूल नक्षत्र में चर्चा होगी जिसमें सबसे पहले जो मैंने कार्यक्रम के आरंभ में श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ यहीं बता देता हूं। जो श्लोक मैंने शिवपुराण से पढ़ा है, गुरु के द्वारा जो उच्चिष्ट भोजन होता है, भोज्य पदार्थ या जो भी उन्होंने ग्रहण कर लिया है, जो उनके द्वारा एक बार उपयोग में लाया जा चुका है, चाहे भोजन हो चाहे कुछ भी, उसको प्रसाद समझ करके हम आवश्यक रूप से ग्रहण कर सकते हैं। शिव चूंकि गुरु भी होते हैं और इसके अतिरिक्त कि गुरु के द्वारा प्रयोग किए हुए वस्तु को ही अपने उपयोग में लाना चाहिए। पहले उन्हें उनका ध्यान करके अर्पित कर दें, उसके बाद ही उसे अपने उपयोग में या प्रयोग में लाएं। अगर वो आपके गुरु दूर हैं तो भी, और अगर ऐसा कहने का अर्थ यही हो सकता है कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है ना। क्या कहा मैंने? शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव है, कोई अंतर विशेष नहीं है। क्लियर है? मैं जब अपने गुरु जी के यहाँ जाता हूँ तो वहाँ पे ठाकुर जी का बड़ा सा विग्रह है और बहुत पुराना विग्रह है। जब वहाँ से मुझे जब जाना होता है तो मैं कुछ गुरु जी के लिए कुछ भी लेके जाता हूँ, जो कुछ भी बन पड़ता है मुझसे। तो जब उधर से आने लगता हूँ तो जो भी फल वगैरह होते हैं गुरुजी उसको छू देते हैं और फिर मुझे दे देते हैं। प्रसाद ठाकुर जी का जो लगा होता है वो अलग से देते हैं और कुछ अपनी वस्तुएं भी जो छू करके मुझे फल वगैरह देना होता है, पेड़ा लड्डू जो भी देना होता है वो मुझे भी दे देते हैं। तो वो प्रसाद स्वरूप समझ करके हम लोग उसे अघा जाते हैं। आज का दिन बन गया, और पता नहीं कितने दिन आगे बन जाएंगे जब तक अगली बार गुरु जी के पास नहीं आऊँगा, तब तक के लिए ये बैटरी चार्ज हो जाती है। क्लियर है? आइए विषय पे लेके आता हूँ। बात करते हैं मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र के वस्तुतः जो देवता हैं वो राक्षस हैं, है ना, जिनका वासस्थान नैऋत्य कोण में आता है। कई बार इन्हें देवी भी कहा गया है। जब हम कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान, तो वो यज्ञ और अनुष्ठान भली भांति सफल हो जाए, पूर्ण हो जाए, और उनके कारण उस यज्ञ और अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध प्रकट ना हो, कोई असफल ना हो वो, या फिर गलत तरीके से ना हो, क्या बोलते हैं उसको, कि समुचित तरीके से अच्छे से हो जाए, कोई विघ्न उपस्थित ना हो उसके यज्ञ के दौरान, उससे पहले हम उस देवी को मनाते हैं और उनके मंत्र जप के, उनको मंत्र पढ़ के उनको आराधित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे मैंने जो बात कही कि मूल नक्षत्र में जो जातक जन्मे होते हैं, वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो राक्षस हैं, जो गुग्गुल के हवन से प्रसन्न होते हैं, यज्ञ हवन आदि करने से प्रसन्न होते हैं। ओम नैऋतये नमः इस मंत्र के जप से प्रसन्न होते हैं। और अगर ये मंत्र नहीं जपा जाए और मूल नक्षत्र में जन्म जातक ले ले तो उसके किसी भी कार्य में विघ्न बाधा उपस्थित होती है, या कोई भी कार्य
आरंभ में जब कभी भी वो करने चलता है तो उसको दिक्कत होती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो वो होता है ना जो शिव जी पे चढ़ाया जाता है, मैं बार बार उस पुष्प का नाम भूल जाता हूँ, आक का फूल, धतूरा जिसको बोलते हैं, धतूरा ही होता है ना, मंदार, धतूरा नहीं मंदार। मंदार के पुष्प की जड़ अपने गले में धारण करने से इस नक्षत्र के जितने भी दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मैं इस पुष्प का नाम हमेशा भूल जाता हूँ मैं दो तीन चीज़ें और भूल जाता हूँ। जैसे मैं जिस मकान में रहता हूँ, ये मकान मालिक का गांव जहाँ पे है, मैं वहाँ भी ये नाम भी मुझे कभी याद नहीं रहता है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। और ये नाम भी फूल वाला जो है ये भी मैं हमेशा भूल जाता हूँ। तो मैंने क्या बात कही, मंदार के पुष्प का जड़ अगर मिल जाए तो इतना बड़ा काट करके उंगली के बराबर उसको अपने गले में धारण करने से इस नक्षत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, प्रायः विशेषतया रोग जनित, मानसिक, शारीरिक, ये सब धीरे धीरे समाप्त होता है। और इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम नैऋतये नमः। और वस्तुतः हमें अपने घर के राहु का जो क्षेत्र होता है, राहु केतु का जो कोना होता है, जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, उस जगह की सफाई रखनी चाहिए, उस जगह को गंदा नहीं रखना चाहिए और अपना शयन कक्ष उसी दिशा में बनाना चाहिए। इससे इस नक्षत्र के दोषों से हमें राहत मिलती है। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र के जन्मे जातक होते कैसे हैं। इस नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं वो प्रायः अति व्यय से गुजरते रहते हैं। अपने मित्रों पे इनको इतना विश्वास हो जाता है कि कई बार ये अपने मित्रों पे अपनी बची बचाई पूरी संपत्ति न्यौछावर कर देते हैं। जो ये ज्ञान किसी दूसरे को देंगे वही ज्ञान ये अपने जीवन में इस्तेमाल करते नहीं देखे जाते हैं। इनके जीवन का प्रत्येक काम आरंभ में मुश्किलों से गुजरता है, पर बाद में अगर ये सफल हो गए, मतलब वो काम सफल हो गया, तो आगे का जीवन बड़ा ही बेहतर हो जाता है। वैसे तो सफल असफल सभी कोई है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, तो पूर्णतया कोई सफल नहीं और पूर्णतया कोई असफल नहीं है। तो यहाँ पे कार्य के आरंभ में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बाद में वो चीज़ें जब आगे बढ़ जाती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इनका पारिवारिक जीवन ठीक होता है। स्वास्थ्य में निरंतर कोई न कोई परेशानी देखने को मिलती रहती है, जिसमें कई बार रक्तचाप घटता बढ़ता रहता है, घाव फोड़ा फुंसी आदि होता रहता है। दूसरे के काम में ये हस्तक्षेप प्रायः करते देखे जाते हैं, हालांकि इन्हें ये पसंद नहीं है कि इनके काम में कोई हस्तक्षेप करे। तो ये बड़ी अद्भुत बात होती है या फिर अलग तरीके की बात होती है। जो जातक मूल नक्षत्र में जन्मे होते हैं वो प्रायः राजनीतिक सेवाओं में प्रोफेसर बनते देखे गए हैं, राजनीतिक सेवा में गए हैं, प्रोफेसर बनते देखे गए हैं। और मेंटोर होते हैं, ये कई बार इमोशनल कनेक्ट करके लोगों को अपनी बात आसानी से समझा देते हैं। इस वजह से इन्हें कई बार बहुत ही बेहतरीन प्रवक्ता या स्पीकर भी समझा जाता है। ये मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और कई बार ये घूम घूम करके भी लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, ऐसा भी इन्हें देखा गया है। इतना ही नहीं, ये लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं, राजनीति भी करते हैं, मंदिर के पुजारी भी हैं। इनमें हर तरीके का गुण देखने को मिल जाता है ना। ये सब कुछ हैं, बस बनना किसी एक को होगा, मतलब आपको एक कोई चीज़ बननी होगी, नहीं तो पता चला कि आप सब कुछ हैं और कुछ भी नहीं है। व्ययातिरेक होता है। धन कमाने के लिए ये उतने मेहनत नहीं करते जितना धन व्यय इनका होता रहता है। प्रायः इन्हें ऋण में भी जाते देखा जाता है और कई बार ये दूसरों पे अंधविश्वास करके ये प्रायः अपना आटा गीला करते रहते हैं, ठीक है, अपना नुकसान करते रहते हैं। ये प्रायः लोगों को समझने में भूल कर जाते हैं। इस वजह से मित्रों से, रिश्तेदारों से, आसपास पड़ोस के लोगों से, संबंधियों से बहुत ही सजग और सावधान होकर के मूल नक्षत्र के लोगों को अपना रिलेशनशिप आगे बनाना चाहिए। इन लोगों को मामा मामी, नाना नानी से बहुत ज़्यादा विशेष प्रेम होते नहीं देखा गया है, पर वस्तुतः आरंभ इनका उनके ही यहाँ से होते देखा गया है। मतलब कई बार ये जो इनकी मदद करेगा संभवतया या उसके प्रति जीवन भर लॉयल नहीं रह पाते हैं। ये कई बार ये प्रगति होने के बाद चीज़ों को भूल भी जाते हैं।
या उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जो या जिसने इनकी मदद एक समय पे की थी। मूल नक्षत्र के जन्मे जातक प्रेम को लेकर के दो राहे पर खड़े होते हैं। ये कभी भी एक जैसी प्रवृत्ति प्रेम को लेकर के नहीं रखते हैं। कई बार ये प्रेम के लिए आजीवन अविवाहित रहने का दंभ भरते हैं और कभी ये उसी प्रेम को अपने जीवन में प्रगति प्राप्त नहीं करने का दोष भी मढ़ने लगते हैं। मतलब इनके पास दो धारी तलवार होती है, जहाँ जिस पे चलाना होता है ये वैसी परिस्थिति के आधार पे चलाने में माहिर होते हैं। इनके पास धन अति व्यय के कारण बचता नहीं है और प्रायः ये लोगों को समझने में, मैंने जैसे पूर्व में कहा कि चूक कर जाते हैं। रंगों की समझ इन्हें प्रायः थोड़ी कम सी होती है, लोगों की समझ प्रायः कम होती है। इनका अनुभव सिर्फ किसी दूसरे को लाभ दे जाता है, इनके लिए वो उतना लाभकारी सिद्ध नहीं होता है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद इन्हें अच्छा प्राप्त हो जाता है, पर वक्त आने पे ये उन्हें भी कई बार भुला जाते हैं। मूल नक्षत्र के जन्मे जातकों को आप अगर और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो इनके ऊपर मंगल, इनके ऊपर शुक्र, इनके ऊपर बुध और इनके ऊपर चंद्रमा, इन चारों ग्रहों का चरणबद्ध तरीके से प्रभाव रहता है। जो जातक नक्षत्र में मूल नक्षत्र के पहले चरण में जन्मा होगा उसके ऊपर मंगल सी तेज देखने को मिलती है। दूसरे चरण में जन्मा है तो शुक्र सा उसमें प्रेम देखने को मिलता है। तीसरे चरण में जन्मा है तो बुध सा बुद्धिमान उसे बनते देखा गया है। और चौथे चरण का जन्मा है तो उसके अंदर भावनाओं का संचार तीव्र होता है। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में बुध, शुक्र, चंद्रमा और मंगल अगर ठीक हैं और आपका जन्म अगर मूल नक्षत्र में हुआ है तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि व्यक्ति एक बेहतरीन संतुलन बनाने में अपने जीवन में सफल हो जाता है। अन्यथा अगर ये ग्रह कमज़ोर हैं तो फिर इसे भटकना भी पड़ता है, आमदनी के लिए जनरेट करने के लिए कई बार उन्हें परेशान भी होते देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मूल नक्षत्र के बैठे हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि है तो व्यक्ति के ऊपर राजनीति का प्रभाव रहता है, राजनेता बनता है, सरकारी क्षेत्रों से काम करता हुआ देखा जाता है। साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं में भी उसे कई बार श्रेष्ठ सफलता मिल जाती है। इतना ही नहीं, अगर उसी चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति बहुत ही ऊर्जा से युक्त रहता है, ज्ञानी, बड़ों का आदर करने वाला और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला होता है, जिम्मेदार होता है। बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति कुशाग्र मानसिकता के साथ लेखक, कवि और अध्यापक और रिसर्चर, साइंटिस्ट भी भूनते देखा जाता है। गुरु की दृष्टि से व्यक्ति धर्माचरण करने वाला, धर्मगत आचरण करके धर्मगत धन कमाने वाला भी होता है, पुरोधा, प्रणेता और प्रवक्ता भी होता है। अगर उसी चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति अपने दाम्पत्य में, अपने सांसारिक सुखों में, अपने विलक्षण प्रभावों में, अपने अनुभवों में सिद्धहस्त होता है। शनि की दृष्टि उसे दुखी कर जाती है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र के बैठे हैं और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रायः रोगों की झड़ी लग जाती है, प्रायः उसका पेट परेशान है, प्रायः रक्त से संबंधित बीमारियां और बढ़ जाती हैं। कई बार उसका चिंतन गड़बड़ होने लगता है, कंसंट्रेशन लूज होने लगता है, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते और प्रायः वो दुखी मानसिकता के साथ हर जगह जाया करता है। उसमें वो एनर्जी का फ्लो कमज़ोर सा रहता है। जबकि राहु और केतु उसे बुद्धिशाली, ज्ञानी, ज्योतिष का जानकार, धर्म को समझने वाला बेहतरीन व्यक्ति बना जाते हैं। ये मूल नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि, अगर चंद्रमा का प्रभाव हो और उस पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा प्रभाव मिलता है। इसके साथ साथ मैंने जो पूर्व में बात कही कि आकाश मंडल में 240 अंश जीरो कला से लेकर के 253 डिग्री 40 कला तक का जो आकाश का क्षेत्र होता है वो मूल नक्षत्र का आता है। मतलब 240 अंश से लेकर के 253 अंश तक का जो आसमान का क्षेत्र है वो मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। और एक नक्षत्र के चूंकि 4 चरण होते हैं उसमें पहले चरण पे मंगल का, दूसरे चरण पे शुक्र का, तीसरे चरण पे बुध का प्रभाव और चौथे चरण पे चंद्रमा का प्रभाव।
अब आपकी कुंडली में मूलतया कितने ग्रहों को बलवान होना आवश्यक होगा? एक मूल नक्षत्र के जो अधिपति देवता केतु मैंने बताया, जिसको राक्षस कहा, और नैऋत्य नाम के देवता नैऋतये नमः। तो मैंने क्या बात कही कि अब आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा मूल के बैठे हैं तो आपको केतु को बलवान बनाना होगा, गणेश जी की पूजा करके, दान करके, मंत्र जप करके, गुरु की श्रद्धा करके। मंगल को बलवान होना होगा, शुक्र को बलवान होना होगा, बुध को बलवान होना होगा और चंद्रमा को बलवान होना होगा। इन 5 ग्रहों का बली होना मूल नक्षत्र के जातकों के लिए बड़ा ही आवश्यक हो जाएगा। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।